मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह 2 दिवसीय प्रवास पर रीवा पहुंचे, जहां से प्रयागराज महाकुंभ स्नान के लिए जाने वाले थे, लेकिन भीड़ ज्यादा होने के चलते अपना कार्यक्रम निरस्त कर दिया। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एवं राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह 2 दिवसीय प्रवास पर रीवा पहुंचे, जहां से प्रयागराज महाकुंभ स्नान के लिए जाने वाले थे, लेकिन भीड़ ज़्यादा होने के चलते अपना कार्यक्रम निरस्त कर दिया। इस दौरान उन्होंने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि मैंने पहले भी कहा था, लेकिन लोगों ने मेरी बात देर से समझ में आती है। केजरीवाल का मुखौटा उतर गया। उन्होंने कहा कि धर्म जोड़ता है और राजनीति बांटती है। बचा हुआ समाज विश्व गुरु नहीं बन सकता। स्थानीय कार्यक्रमों में शामिल होने व प्रयागराज महाकुंभ में स्नान करने 2 दिवसीय प्रवास पर मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री व राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह कल बीती शाम रीवा पहुंचे थे, जहां स्थानीय कार्यक्रमों में शामिल होने के बाद रति विश्राम रीवा में कर आज उन्हें प्रयागराज जाना था, लेकिन प्रयागराज में उन्हें भारी भीड़ व प्रयागराज के रास्ते में लंबे जाम के चलते उन्होंने महाकुंभ स्नान करने का अपना कार्यक्रम निरस्त कर दिया और फिर कभी स्नान करने की बात कही। उन्होंने इस दौरान उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ को लेकर कहा। उन्होंने बड़ा प्रचार किया। महाकुंभ में 100 करोड़ लोगों की व्यवस्था बनाई गई है, लेकिन यहाँ लोग कैसे पहुंचेंगे, इस पर ध्यान नहीं दिया गया। उन्होंने यह भी कहा कि महाकुंभ में भगदड़ में हुई मौत का स्पष्ट आंकड़ा सरकार द्वारा नहीं दिया गया। उन्होंने दिल्ली चुनाव को लेकर कहा, मैं शुरू से कहता आ रहा हूँ, मेरी बात लोगों को समझने में देर लगती है। जब अरविंद केजरीवाल इंडिया अगेंस्ट करप्शन का अभियान चलाए हुए थे, अन्ना हजारे को मुखौटा बनाया था, तब राष्ट्रीय स्वयं संघ समर्थन पर रहा। तब कहा जाता था कि यह भ्रष्टाचार मिटाने नहीं आए, यह तो कांग्रेस के जो गरीब तबके के वोट हैं उन्हें बिगाड़ने आए हैं। उन्होंने कहा, धर्म जोड़ता है, राजनीति बांटती और बटा हुआ समाज कभी विश्व गुरु नहीं बन सकता। जब सब साथ संविधान के साथ आगे चलेंगे तब तेज बढ़ेगा। स्वयं सेवा संगठन शुरू से ही कहता आ रहा है, भारतीय संविधान हिंदू विरोधी है। संविधान लोकतंत्र की बात करता है, सबको समान मानता है। ट्रंप के चुनाव में मोदी प्रचार करने गए थे, तब वह हार गए थे। इस बार जीते हैं तो पहले तो माहौल बनाया गया। मोदी के खास दोस्त राष्ट्रपति बन गए। उन्होंने पहला काम हिंदुस्तानियों को अवैध घोषित करते हुए वापस हथकड़ी लगाकर भेज दिया। साथ ही यूएस मेड बाइक का टैरिफ कम करने का दबाव मोदी पर बनाया और उन्होंने कम भी कर दिया। से बजट की चर्चा शुरू होने वाली है कल से रादर। इस पूरे देश में जो हालात हैं उससे आप सब लोग भी गुजर रहे होंगे। मजदूरी बढ़ नहीं रही, वेतन बढ़ नहीं रहा, खर्चे बढ़ते चले जा रहे हैं। अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने और वित्त मंत्री जी ने अपने बजट में उन लोगों को लाभ दिया है जिनकी आय 80,000 से 1 लाख रुपए माहवार तक है। अब ऐसे कितने लोग यहाँ होंगे जिनकी आय 80,000 से 1 लाख के बीच में होगी। खुद प्रधानमंत्री कहते हैं रेवड़ी कल्चर नहीं होना चाहिए, लेकिन चुनाव होता तब भारतीय जनता पार्टी रेवड़ी चाल बांटना शुरू कर देती है। मेरा हमेशा कहना है, मानना है मेरा, कि हमेशा जो सब्सिडी दी जाती है वो चिन्हित करके उन्हीं को दी जाना चाहिए जिनके पास 2 टाइम खाने की व्यवस्था तक नहीं है। लेकिन आज हालात ये हैं कि जिनके पास 10 एकड़, 20 एकड़, 50 एकड़ ज़मीन है उनको भी 6,000 रुपये साल मिल रहे हैं। जिनके पास पूरी व्यवस्था है उनको भी मुफ्त में भोजन मिल रहा है, अनाज मिल रहा है। तो क्लोजली टारगेटेड होना चाहिए। अब जैसे हमारे मध्य प्रदेश में लाडली बहना से 1,250 रुपये दिए जाते हैं। मैं कई जगह जाता हूं तो पूछता हूं लोगों से कि उसमें शिकायतें मेरे पास ही आ रही हैं कि जिनको वृद्धावस्था पेंशन और विधवा पेंशन मिल रही है 600 रुपया, उनको नहीं मिल रहा है लाडली बहना, जिनको आवश्यकता है। अब आप समझ सकते हैं, विधवा जिसके पास आमदनी का कोई जरिया नहीं है, बच्चों को पालना है, उसका 600 रुपये में क्या होगा। और ये 300 रुपये मेरे कार्यकाल में हमने देना शुरू किया था, जिसे कमलनाथ जी ने 600 रुपये किया। 1,000 रुपये का हमारा वादा था। आज तक केंद्र सरकार जो हमने शुरू किया था 300, उसके हिसाब से 300 रुपये आज दे रही है।
राज्य सरकार की तरफ से एक पैसा भी नहीं दिया जा रहा है, बढ़ाया भी नहीं। ऐसे परिवार को, ऐसे जिसके पास आमदनी कोई जरिया नहीं है लेकिन उसको विधवा पेंशन या वृद्धावस्था पेंशन मिल रही है, उसको इसका लाभ क्यों नहीं मिल रहा उस महिला को? दूसरा, ऐसे कई महिलाओं को मिल रहा है जिसमें 1250 की कोई आवश्यकता भी नहीं है। मैंने जहाँ भी मैं जाता हूँ लोगों से पूछता हूँ बिजली के बिल कितने आ रहे हैं, कोई 1000 बता रहा है, कोई 1500 बता रहा है, कोई 2000 बता रहा है। जब मैं उनसे पूछता हूँ भाई कमलनाथ जी की कांग्रेस की सरकार में कितना बिल लगता था, कि साहब 100 रुपये भी लगते थे। आज इसका मतलब यह है कि आपने लाडली बहना का पैसा तो दे दिया लेकिन साथ में बिजली का बिल आपने 1000-1500 कर दिया। इसलिए मैं यही कहूँगा राज्य शासन से और केंद्र सरकार से, रेवड़ी सब्सिडी बंटना चाहिए। हमने भी बांटी थी, मुफ्त में बिजली दी थी। किनको दी थी? जो गरीब हैं, जो पूरे तरीके से अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों के पास अनाज नहीं है खाने को, उनको दी थी। किसानों को मुफ्त में बिजली दी थी ताकि उनकी लागत कम हो सके। अब किसानों से खुद से पूछ लीजिए कितनी बिजली का बिल आ रहा है, उनसे खुद को पूछ लीजिए कि अब लागत कितनी बढ़ गई है, खाद की कीमतें बढ़ गई। ऐसे हालात में धीरे धीरे परिवार की बचत कम होती जा रही है। सरकारी स्कूल बंद किए जा रहे हैं, प्राइवेट स्कूल की फीस बढ़ती जा रही है, सरकारी अस्पताल में डॉक्टर नहीं है। कल मैं बिहारी गया हुआ था, रामकिशोर शुक्ला जी हमारे स्पीकर रहे, हमारे साथ मंत्रिमंडल में, अर्जुन सिंह जी मंत्रिमंडल में वित्त मंत्री जी भी रहे। उनके 2 बेटे 4 दिन के अंदर चले गए। वहाँ पर मुझे बताया कि वहाँ बिहारी में 13 डॉक्टर की पोस्ट है जिसमें केवल 2 डॉक्टर वहाँ काम कर रहे हैं। और सुरेन, जो कि बहुत ज़्यादा उसकी उम्र नहीं थी, हमारी से छोटा था, वो 4 दिन पहले उनके भाई की मृत्यु हुई। वहाँ अस्पताल में व्यवस्था नहीं, जब अस्पताल में व्यवस्था नहीं तो प्राइवेट में जाते हैं, और प्राइवेट में तो फीस आप देख रहे हैं किस प्रकार की फीस ली जा रही है। कहने का मेरा मतलब यह है, पूरे देश में मोदी जी के आने के बाद आम गरीब मजदूर की बचत, परिवार के बजट में बचत कम होती जा रही है। आज भी मैं गांव में जाता हूं, पूछता हूं भाई मजदूरों को क्या मिलता है, कि साहब 250 रुपये 300 रुपये। आज से 10 साल पहले भी उनको तो नहीं मिल रहा था। इसलिए साथियों, इस देश में अर्थव्यवस्था बिगड़ती जा रही है, रुपये का अवमूल्यन होता जा रहा है। जहां $1 में यूपीए सरकार 2014 तक थी तब 58 रुपये की कीमत थी डॉलर की, और मोदी जी बड़ा जोर शोर से कहते थे, और उनके साथ उनके जितने भी समर्थक हैं, जितने जो बाबा लोग अपने आप को कहलाते हैं, उन बाबा लोगों ने कहा था कि कीमत मोदी को सरकार बनाओ और हम कीमतें कम कर देंगे, और साथ में डॉलर का भाव भी हम बढ़ने नहीं देंगे। आज वो सब मौन है, चुप है। क्यों? क्योंकि मोदी जी पूरी तरीके से असफल हो चुके हैं। अब बात आती है, आप पूछेंगे साहब असफल हो गए तो दिल्ली में कैसे जीत गए? ये बात वाकई में समझने की है। एक बात मैं शुरू से कहता आया, मुझे दिक्कत इस बात की, जब मैं कुछ बात कहता हूं तो लोगों को समझने में देर लगती है। जब अरविंद केजरीवाल जी इंडिया अगेंस्ट करप्शन का अभियान चलाए हुए थे और हमारे अन्ना हजारे साहब को उन्होंने मुखौटा बनाया हुआ था, तब पूरा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ उनका समर्थक कर रहा था। तब मैंने कहा था कि ये मुखौटा है, ये भ्रष्टाचार मिटाने नहीं आए हैं,
ये कांग्रेस का जो गरीबी तबका जो कांग्रेस को वोट देता है उसका वोट बिगाड़ने के लिए आए हैं और वही सही साबित हुआ। हाँ, ऐसा क्या नहीं हाँ कि हमने उनका समर्थन नहीं किया हुआ। पहली बार जब मुख्यमंत्री बने तो उनके पास बहुमत नहीं था। कांग्रेस पार्टी के 8 लोग जीते थे। अरविंद केजरीवाल जी को मुख्यमंत्री बनाने में हम लोगों ने समर्थन दिया, उनकी सरकार बनवा दी। लेकिन हुआ क्या, पूरे दिल्ली के चुनाव में मोदी जी ने कहा कि अरविंद केजरीवाल ने शीश महल बनाया। शीश महल, पैसा किसका लगा? जनता का पैसा, आप सब हमारा पैसा लगा। और केजरीवाल जी ने कहा कि मोदी इसने राजमहल बनाया है, जितना पैसा शीश महल में लगा उससे 4 पैसा प्रधानमंत्री आवास में लगा दिया है। तो भाई कांग्रेस पार्टी ने इतनी दिन राज किया, न हमने शीश महल बनाया न राजमहल बनाया, लेकिन गरीब के लिए, मजदूर के लिए, उस जाति जनजाति के लिए, छोटे व्यापारियों के लिए, मध्यम व्यापारियों के लिए हमने योजनाएं बनाई और जनता के पैसे का दुरुपयोग नहीं किया। आखिर तक जो पुराने मकान थे दिल्ली में उसी में रहते आए। पंडित जवाहरलाल नेहरू भी, लाल बहादुर शास्त्री जी भी, इंदिरा जी भी, राजीव जी भी, नरसिम्हा राव जी ने कभी अपना राजमहल नहीं बनाया। बात यही है, ये लोग कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। इसलिए मैं तो इस बात को कहूँगा कि कांग्रेस में हाँ कमजोरियां हो सकती हैं, हम स्वीकार करते हैं, लेकिन कांग्रेस ही वो पार्टी है जो विचारधारा की लड़ाई लड़ रही है। हमने कभी संघी विचारधारा के साथ समझौता नहीं किया। संघी विचारधारा क्या है? देश में नफरत फैलाकर हिंदू मुसलमानों को लड़ाओ और धर्म के नाम पर वोट मांगो। हमारा धर्म ने तो कभी ये नहीं कहा है कि नफरत करो लोगों को। हम तो प्रेम सद्भाव की बात करते आए हैं। सर्वधर्म सभी धर्मों का सम्मान करना, सर्वधर्म समभाव हम लोगों का मूल आधार रहा है। हमारे सनातन धर्म के अंदर नारे भी उसी प्रकार के लगते हैं, सबका कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो। तो साथियों, हमारी आस्था जहाँ भी है आस्था रहे, लेकिन उस आस्था को राजनीतिक हथियार के रूप में उपयोग नहीं होना चाहिए। चुनाव आयोग की, पूरे देश के चुनाव में चुनाव आयोग जो मौजूदा है वो पूरे तरीके से भारतीय जनता पार्टी के एजेंट के रूप में काम कर रहा है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चुनाव आयोग के सदस्यों का चयन उस कमेटी के द्वारा हो जिसमें प्रधानमंत्री जी, विपक्ष के नेता और चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट होना चाहिए। उनका एक निर्णय था। मोदी जी को रास नहीं आया, उनको तो चुनाव आयोग के बिना तो वो चुनाव नहीं जीत सकते, तो उन्होंने उसको रिजेक्ट करके कहा कि नहीं, प्रधानमंत्री जी और प्रधानमंत्री द्वारा मनोनीत मंत्री और विपक्ष के नेता, 3 में से 2 एक साथ हो गए तो अकेले विपक्ष के नेता क्या करेंगे? क्या कारण है कि आज मोदी जी विपक्ष के आरोप का भी चुनाव आयोग उसका उत्तर नहीं दे रहा है? अब आप समझिए महाराष्ट्र में क्या हुआ। महाराष्ट्र में 4.5 साल में बढ़े 38 लाख वोट और लोकसभा और राज्यसभा के चुनाव के बीच में 6 महीने में बढ़ गए 42 लाख वोट। यानी कि जितने वोट बढ़े नहीं 4.5 साल में, वो 6 महीने में बढ़ा दिए। और ये कौन लोग हैं? एक ही उदाहरण बताता हूं। शिरडी में एक बिल्डिंग में 7,000 वोटर, 7,000। ये नाम बढ़ कैसे गए? ये कौन लोग हैं भाई? ये कहां से आ गए? तो सबसे पहले तो ये गड़बड़ी करते हैं वोटर लिस्ट में, और ये यहां पर भी होता है। जो हमारे दलित मोहल्ले हैं, आदिवासी मोहल्ले हैं, हमारे अल्पसंख्यकों के मोहल्ले हैं, उनमें से वोट काटते हैं। हमारी कमी हम स्वीकार करते हैं। हमारी कमी यह है
कि हमारा संगठन इस बात पर हम लोग चुनाव के समय हमको याद पड़ता है, पहले हम लोग ध्यान नहीं पाते हैं। ऐसे कई उदाहरण हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने वोटरों के वोट अलग अलग पोलिंग बूथ पे लिखा रखे हैं, जिससे कि उनको फायदा मिल जाता है और हमारे वोट कट जाते हैं। और कटते भी नहीं है तो एक परिवार रह रहा है इकट्ठा, माता पिता बच्चे बहू सब इकट्ठा रह रहे हैं, बच्चे सब बालिग हैं, वोट डालने लायक हैं। उनमें से आधा का वोट तो उसी घर में रहेगा और आधा वोट जो है पता नहीं किसी दूसरे मोहल्ले में डाल देंगे। अब बेचारा वो वोट डालने जब जाता है तो साहब वोट ही नहीं है। इसलिए राहुल गांधी जी ने बड़ी सही बात की है कि आप महाराष्ट्र के विधानसभा में जो वोटर लिस्ट थी वो हमें दे दीजिए और लोकसभा में जो थी उसकी दे दीजिए और हम उसको फिर जांच करेंगे जिससे कि हो सके। एक दूसरी बात आती है ईवीएम मशीन की। मैं शुरू से इस बात को कहता रहा हूं कि ये मेरा अधिकार है, हर वोटर का अधिकार है, आप सबका अधिकार है। मेरा वोट जहां मैं चाहूं वहां डालूं और उसमें किसी का दखल नहीं होना चाहिए और गुप्त मतदान के मैं पक्ष में हूं। लोकतंत्र में गुप्त मतदान ही होना चाहिए। जिसको मैं चाहूं वहां वोट डालूं और वो जहां मैं वोट चाहूं वो पड़े, दिखे नहीं, हमारे हाथ में हो, ताकि हम उसको देखकर तसल्ली कर लें कि हाँ भाई हमने जहां वोट चाहा वहां गिर गया। अभी क्या होता है ईवीएम में, अरे 7 सेकंड में दिखता, कई लोग तो देख ही नहीं पाते, इतने में गिर जाता है। अरे आपको क्या आपत्ति है, आप 7 सेकंड में गिरा देते हो, आप हमारे हाथ में दे दो मेरे भाई और हम उसको मोड़कर और बैलेट बॉक्स में डाल देंगे। और तीसरा मेरा अधिकार है कि जहां मैं चाहूं वोट डालूं, जहां मैं वोट डालूं वहां पड़े और जहां मैं वोट डालूं वो पड़े और उसकी 100% गिनती होना चाहिए। लोग कहते हैं साहब बहुत टाइम लगेगा, अरे बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा। काउंटिंग टेबल 14-16 टेबल लगाते हो, अरे 50 लगा दो। आप 20 राउंड करते हो, ये 8-10 राउंड में पूरा हो जाएगा। ये केवल इस देश में और इसके अलावा केवल 4 और देश हैं जहां की ईवीएम मशीन यूज हो रही है।